नमस्कार मित्रों, नॉलेज 360 चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रीतेश कुमार जीआईबी सीरीज के नए लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल से निरंतर जुड़ रहे हैं वह मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेमा के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर जीआईबी। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। The central government of India formulated an act to encourage external payments and across the border trades in India, known as Foreign Exchange Management Act. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक एक्ट फॉर्मुलेट किया, एक एक्ट बनाया जो एक्सटर्नल पेमेंट्स और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को भारत में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को बूस्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नाम से हम जानते हैं। फेमा was introduced in the year 1999 to replace an earlier फेडा। यह जो फेमा एक्ट बनाया गया था ये 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके पहले एक फेडा एक्ट था, उसको रिप्लेस करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस करने के लिए फेमा लेके आया गया। क्योंकि फेडा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में कुछ कमियां थी जो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट था और हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए या फॉरेन इन सब चीज़ों के लिए ठीक नहीं था, या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए ठीक नहीं था। तो इसलिए फेडा को चेंज करने के लिए फेमा लेके आया गया 1999 में। फेमा वाज फॉर्मुलेटेड टू फिल ऑल द लूपहोल्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ फेडा। यह जो है जो भी फेडा का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का लूपहोल्स था, ड्रॉबैक था, उसको भरने के लिए फेमा को लेके आया गया। हेंस सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म वेर इंट्रोड्यूस्ड। तो जब फेमा आया, फेडा के लूपहोल को जो है कम किया, उसको भरा, तो बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म भी जो है, आर्थिक सुधार भी आए फेमा के साथ साथ। फेमा वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड टू डीरेगुलराइज एंड हैव ए लिबरल इकोनॉमी इन इंडिया। फेमा जो इंट्रोड्यूस किया गया था मतलब एक डीरेगुलेशन था, जो फेडा के तहत जो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन ट्रेड या जो बहुत रेगुलेटेड हो गया था, इसको डीरेगुलेट करने का, मतलब पूर्णता तो नहीं लेकिन बहुत हद तक छूट देने का इसमें प्रोविजन था। और एक इंडिया को लिबरल इकोनॉमी, जो एक पहले क्लोज इकोनॉमी के, मतलब एक तरह से क्लोज इकोनॉमी तो नहीं था लेकिन हाँ बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी था इंडिया, उसको जो है लिबरल बनाने के लिए फेमा को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा, फेमा के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? तो टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, एक्सटर्नल ट्रेड्स और पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए। टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट मार्केट, जो इंडियन फॉरेस्ट मार्केट है उसको विकसित करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का यह एक ऑब्जेक्टिव रहा है। फेमा इज एप्लीकेबल टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। यह जो है फेमा जो है भारत के सभी पार्ट पर, सभी भागों में लागू है। as well as equally applicable to the offices and agencies which are located outside India। भारत के बाहर भी जो ऑफिस और एजेंसीज लोकेटेड है उन पर भी यह लागू है। अगर वह ऑफिस और एजेंसी जो है रेजिडेंट इंडिया, ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इंडियन के द्वारा जो है ऑपरेट किया जा रहा है या मैनेज किया जा रहा है, अगर मैनेज किया जाता है, ऑन किया जाता है, तो इंडिया से बाहर के भी ऑफिस और एजेंसी जो है फेमा के दायरे में आएंगे, उस पर भी फेमा एक्ट लगेगा। The head office of FEMA is situated in New Delhi, known as Enforcement Directorate। फेमा का जो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, जिसको हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नाम से, प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जो है हम जानते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स, फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आता है? तो जो भी चीज फॉरेन करेंसी में है वो सब लगभग फॉरेन एक्सचेंज में आता है। कौन कौन? फॉरेक्स करेंसी, अमाउंट्स पेबल इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, एलसी, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी में भले ड्रॉन किया हो लेकिन पेबल है फॉरेन करेंसी में, तो ये अभी फॉरेक्स एक्सचेंज में आ जाएगा। ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, एलसी, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी या ड्रॉन बाय बैंक्स, इंस्टीट्यूशन एंड पर्सनल्स आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी।
तो इस केस में भी यह जो है फॉरेन एक्सचेंज के अंतर्गत आएगा। यानी जो ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, एलसी, बिल ऑफ एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसी में ड्रॉ किए गए हों, या कोई ऐसे बैंक, संस्थान और व्यक्ति द्वारा ड्रॉ किए गए हों जो भारत से बाहर के हों और उसको पेबल इंडियन करेंसी में करना है, तो यह भी जो है फॉरेन एक्सचेंज का में आएगा। इन फेमा टर्म्स पर्सन इंक्लूड, फेमा में जो पर्सन जो टर्म लिया गया उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, तो एक इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एनी ऑफिसेज, एजेंसीज और ब्रांच ऑन्ड बाई, कंट्रोल बाई सच पर्सन। ये जितने भी है इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन, ये सब जो है फेमा में जो पर्सन टर्म है उसके अंतर्गत आते हैं। पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स, और जो फेमा में जो रेजिडेंट इंडियन का जो परिभाषा जो है, और जो पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया का अर्थ क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, इंडियन या फॉरेनर, भारतीय हो या विदेशी हो, हु वाज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन ए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी व्यक्ति, भारतीय हो या फॉरेनर हो, अगर भारत में 182 दिन से ज्यादा अगर रह रहा हो, 82 दिन से अगर 182 दिन से ज्यादा रहा था, तो वह पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति, भारतीय हो या विदेशी हो, अगर भारत में पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज्यादा रहा है, तो वह पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। रिपैट्रिएट, आप हमेशा फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ेंगे रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट का अर्थ क्या होता है, टू इंडिया। रिपैट्रिएट टू इंडिया का अर्थ क्या होता है, ब्रिंगिंग टू इंडिया, यानी भारत में लाना। यानी कोई करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज है, उसको रिपैट्रिएट करते हैं, तो यानी वह रिपैट्रिएट टू इंडिया करते हैं, यानी वह फॉरेन एक्सचेंज जो है भारत में, फॉरेन करेंसी जो है भारत में ले आया जाता है। FEMA outlines the formalities and procedure for dealing of all foreign exchange transaction in India. FEMA जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, यह जो है सारे फॉर्मेलिटीज को, प्रोसीड्योर को, जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन भारत में डील करने के लिए जरूरी है, जो भी फॉर्मेलिटी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन भारत में डील करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज, प्रोसीड्योर जरूरी है, उसको FEMA जो है आउटलाइन करता है, उसको बताता है। The foreign exchange transaction have been classified into two categories. अब फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन होता है वह दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, एक करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शन which changes asset and liability position of an Indian outside India or of a foreign in India, that वह जो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहलाता है। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन, यानी कोई भारतीय आदमी है, वह कोई ट्रांजेक्शन करता है और विदेश में कोई एसेट क्रिएट कर लेता है, या विदेश में कोई लाइबिलिटी है, अगर उस आदमी का लाइबिलिटी पहले से है, उसको कम करता है, यानी उसको चुकाता है। तो विदेश में कोई भारतीय आदमी, उसका विदेश में एसेट चेंज हो रहा है, यानी उस ट्रांजेक्शन से, यानी विदेश में वह पैसे भेजता है और विदेश में वह एक एसेट क्रिएट कर लेता है, या विदेश में उसके कोई कर्ज वर्ज है, उसकी लाइबिलिटी कम करता है। तो इस केस में एसेट ट्रांजेक्शन को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहेंगे, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी जो है भारतीय का विदेश में चेंज हो रहा है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहेंगे। उसी प्रकार से अगर विदेशी है, वो भारत में कोई एसेट खरीदता है उस ट्रांजेक्शन से, या लाइबिलिटी को अपने कम करता है उस ट्रांजेक्शन से, तो यह जो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करेगा, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है, तो यह जो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करेगा। करेंट अकाउंट, जैसे परचेज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग बाई SBI इन लंदन। SBI जो है अगर लंदन में या किसी विदेश में कोई अगर अपने ऑफिस बिल्डिंग अगर परचेज कर रहा है, तो एसेट क्रिएट वहां पे हो रहा है, तो यह जो होगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा, यानी SBI का एसेट वहां क्रिएट हो रहा है। उसी प्रकार से करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, इट इज ए ट्रेड ट्रांजेक्शन। यह नॉर्मल ट्रेड ट्रांजेक्शन होता है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम पैसा भेज के सामान मंगाते हैं, तो ये नॉर्मल करेंट ट्रांजेक्शन होता है, तो ये करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है, यानी हम पैसा भेजते हैं और सामान मंगाते हैं। उसी प्रकार से कोई सामान बेचते हैं, पैसा मंगाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मंगाते हैं, करेंसी, फॉरेन करेंसी मंगाते हैं, तो यह करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, यह नॉर्मल ट्रेड ट्रांजेक्शन होता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में हमारे एसेट और लाइबिलिटी चेंज होने लगते हैं, यानी हम या तो विदेश में एसेट क्रिएट करते हैं, या कोई लाइबिलिटी हमारे पहले से उसको कम करते हैं, तो यह कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो जाता है। ऑथराइज पर्सन,
फेमा में ऑथराइज देखिए क्या होता है। ऑथराइज पर्सन मीन्स एनी बैंक और अदर पर्सन इंक्लूडिंग ऑथराइज्ड मनी चेंजर और डीलर ऑथराइज अंडर फेमा टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटी। कोई भी बैंक, कोई भी पर्सन, कोई भी मनी चेंजर ऑथराइज या डीलर जो फेमा के द्वारा ऑथराइज, फेमा के अंदर ऑथराइज किए गए हैं फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटीज में डील करने के लिए, तो ऑथराइज पर्सन होते हैं। आरबीआई कैन अपॉइंट इंस्पेक्ट दीज ऑथराइज पर्सन। आरबीआई जो है इन ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट कर सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है। पेनाल्टीज अंडर फेमा। इफ एनी पर्सन कंट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ फेमा। अगर कोई व्यक्ति अगर फेमा का उल्लंघन करता है, देन पेनाल्टी देखिए फेमा के अंतर्गत क्या क्या है। पेनाल्टी अप टू 3 टाइम्स द सम इन्वॉल्व इन सच कंट्रावेंशन। तो ऐसे उल्लंघन में जितने रुपए इन्वॉल्व होंगे, जितना सम इन्वॉल्व होगा, उसका 3 गुना तक पेनाल्टी लगाया जा सकता है। अगर जो पैसा इन्वॉल्व हुआ उसका क्वांटिफिकेशन अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं या वो क्वांटिफाइबल नहीं है या हम पता नहीं कर पाते हैं कि भाई वो कितनी क्वांटिटी है जो फेमा के अंतर्गत जो है उल्लंघन किया गया है, अगर उसका पता नहीं लगा तो हम 2 लाख रुपए तक पेनाल्टी लगा सकते हैं। अप टू 2 लाख वेयर अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, जहां कॉन्ट्रावेंशन उल्लंघन का जो अमाउंट है वो क्वांटिफाइबल नहीं है, वहां हम 2 लाख रुपए तक जो है पेनाल्टी लगा सकते हैं। इफ कंट्रावेंशन कंटिन्यूज, अगर उसके बाद भी उल्लंघन होते रहता है तो पेनाल्टी जो है 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जा सकता है। फेमा में जो पेनल प्रोविजन है उसमें राइट ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन भी है, यानी जेल और हिरासत में लेने का भी अधिकार है फेमा के अंतर्गत। यानी इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या ईडी जो है वो आपको अरेस्ट भी कर सकती है या हिरासत में भी ले सकती है। अगर कोई व्यक्ति, अगर उस पर फेमा के नियम के तहत कार्रवाई की जाती है तो वह व्यक्ति अगर उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वह ईडी के एजुकेटिंग अथॉरिटी द्वारा दिए गए ऑर्डर के खिलाफ अपील भी कर सकता है। वह अपील कहाँ करेगा, तो फर्स्ट अपील जो है स्पेशल डायरेक्टर्स अपील्स के पास करेगा। यह ईडी का ही स्पेशल डायरेक्टर्स अपील्स होता है, यहाँ पे अपील करेगा फर्स्ट। अगर इससे भी संतुष्ट नहीं हो तो सेकंड अपील जो है अपीलेट ट्राइब्यूनल होता है इनका फेमा से रिलेटेड, वहां पे कर सकता है। फेमा के अंदर अगर कोई ऑफेंस है तो वह एक सिविल ऑफेंस होता है, जबकि यही फेरा में एक क्रिमिनल ऑफेंस था। फेमा में जितना आपको इस लेक्चर में बताया गया है यह सफिशियंट है, मैक्सिमम सवाल आपके इससे कवर हो जाएंगे। अब फेमा में कौन कौन सा प्रोविजन फेमा के अंतर्गत गैर कानूनी है, उसको यहाँ पे उल्लेख करना मैं उचित नहीं समझा, क्योंकि उससे मतलब भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको तो जेईई पास करने से मतलब है, तो उसको यहाँ पे उल्लेखित करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने उल्लेखित नहीं किया। आप इस लेक्चर को उतार लीजिए और रिवीजन करते रहिए, बहुत सारा सवाल आपका इससे बन जाएगा। अगला जो लेक्चर होगा वो IT एक्ट 2000 पर होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा लेक्चर को, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मोटिवेशन हमको मिलते रहता है, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारे जो लेक्चर हैं वो रेगुलर आते रहेंगे, तो आपको नियमित रूप से पता चल सके कि कब लेक्चर आ रहे हैं, कि आप एक सिलसिलेवार ढंग से अपनी तैयारी जारी रख सकें। थैंक यू।